डर गया है पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान भारत को रोज गीदड़ भभकी देता रहता है और फिर शांति की अपील करने लगता है। बड़ा सवाल, जब डरता है तो ऐसा काम ही क्यों करता है? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने एक बम गिराया तो भारत हमें 20 परमाणु बम गिराकर खत्म कर देगा। ऐसे में हमारे पास एक ही विकल्प है, हमें उनसे पहले उनके ऊपर 50 परमाणु बमों से हमला बोल देना चाहिए ताकि वो हमें 20 बमों से न मार सके। आज पहली बहस में चर्चा इसी बात पर होगी कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी का इलाज क्या है और मुशर्रफ ने क्यों कहा इंडिया पर 50 एटमी बम फेंको। आज पैनल में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। परवेज मुशर्रफ का बयान, इमरान खान का बयान, डर तो साफ साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन अजीबोगरीब बयान परवेज मुशर्रफ ने दे डाला है कि अगर एक बम गिराया तो 20 बमों से भारत हमें समाप्त कर देगा। जैसे उनको पूरा आंकड़ा भारत का पता है कि वो एक गिराएंगे तो हम 20 ही गिराएंगे। और ऐसे में उन्होंने एक बहुत ही नायाब राय भी पाकिस्तान को दे डाली है कि एक साथ 50 बमों से हमला करो। शायद उनको ये गलतफहमी है कि भारत की सेना जो है, भारत की इंटेलिजेंस जो है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा और ये जैसा जो कुछ करना चाहेंगे वो कर लेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जिनकी डर के मारे घिघी बंधी हुई है, जो शांति की अपील बार बार कर रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 बात। और इसी बात पर हम बहस करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, मैं तारुफ आपका करा देती हूं। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट है, ललित अंबारदर कश्मीरी पंडित हैं, नवीन चौमाल जी सीनियर लॉयर हैं और सैयद बाबर कादरी साहब भी लॉयर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस पहली बहस में। नवीन कुमार जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। डर तो साफ देखने को मिल रहा है, इमरान खान साहब का शांति की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर भारत कुछ भी करेगा तो हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। क्या माना जाए? खुद ही अपने ही बयानों में कंफ्यूजन साफ देखने को मिल रहा है। देखिए, उनको इस बात का मालूम है कि भारत के जवानों के अंदर कितना जज्बा है और जो पिछले समय में उन्होंने कायराना हरकतें की हैं उसका असर उनको साफ साफ देखने के लिए मिलेगा। और ये सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, इस बात को भी उनको जानकारी है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान एक तरफ तो कहता है कि सबूत दीजिए, दूसरी तरफ उसी के यहां से जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ खुद एक प्रेस रिलीज जारी करता है, बयान जारी करता है और पूरे आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेता है। वो उसी के घर के अंदर बैठा हुआ है और उसके बाद फिर वो सबूत मांगता है। सबूत के लिए उसको सबूत, मतलब आतंकवादी खुद अपने आतंकवादी होने का सबूत मांग रहा है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंक की जननी है और ये भी जानता है कि पाकिस्तान का आतंक का समूल नाश करने का जो फैसला 125 करोड़ लोगों के जज्बे को देखते हुए भारत की सरकार ने लिया है, उसका उस पर असर नजर आता है। और ये बात तय है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कहां से होगा, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तय है कि उनको मालूम उन्होंने गलत किया, इसलिए भय है ना। उन्होंने हमारे निर्दोष जवानों की हत्याएं की, इसलिए उनको जानकारी है कि उन्होंने ऐसा किया है। अब भारत में उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका समूल नाश होगा और ये संकल्प नरेंद्र भाई मोदी अच्छे से दोहरा चुके हैं। पूरे विश्व का समर्थन भारत की सरकार इकट्ठा करने में लगी है। ठीक है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मुंबई हमला हुआ, उरी हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, हर बार राजनीतिक दलों जो भी सत्ता में रहा, मैं किसी एक पार्टी की आज बात नहीं करूंगी, जो भी सत्ता में रहा उसने कहा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ढाक के 3 बात। पाकिस्तान वही का वही कर रहा है और अब तो बड़े बड़े नेता परवेज मुशर्रफ एटमी हमले की धमकी तक देने लगे हैं। क्या मायने निकाले? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुत्ते की पूंछ यदि आप पाइप में रखिए, सीमेंटेड पाइप में, और 3 महीने के बाद निकालिए तो पूंछ टेढ़ी रहेगी। पाकिस्तान का डीएनए, उसका चरित्र पूरा देश जानता है, 70 साल से हम उसको भुगत रहे हैं। समस्या ये रही है कि हिंदुस्तान की छवि पाकिस्तान के मन में ये थी कि ये पैसिव स्टेट है, ये सिर्फ कहेंगे हम घोर निंदा करते हैं और कहानी वहां खत्म हो जाएगी। देखिए, ये मौका ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान के इतिहास में। शोभना जी, यदि इस बार आतंकवाद की एक बहुत कीमत पाकिस्तान को हम चुकाने पर मजबूर नहीं करते हैं तो आप समझिए कि अभी तो 42 मरे हैं, 100-200 मरते रहेंगे। ये दिल्ली का सिलसिला और तेजी से चलेगा क्योंकि पाकिस्तान समझ जाएगा कि अरे ठीक है। मुंबई हमले के बाद 150 के करीब लोगों की सुनिए ना शहीद हुए थे, मारे गए थे। सुनिए ना। सवाल यह है कि जब तक
पाकिस्तान के मन में भय नहीं डाला जाएगा कि जो आतंकवाद की कीमत है वो उस ज्यादा गरफायदा होगा पाकिस्तान के हित में आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो भय है, जब तक अभय का एक ही तरीका है कि इस बार आर पार की लड़ाई हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो। मेजर जनरल, मैं आपके इस बयान से, आपको लगता है कि वॉर तो आप जानते हैं कि किसी मसले का हल नहीं है, वॉर अपने आप में एक मसला है। मैडम ऐसा है, तो ऐसे में आर पार की लड़ाई, या तो आप ये दावा करें कि पाकिस्तान को एकदम निस्तेनाबूद करके पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेंगे, करना पड़ेगा। तो उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना आ जाएगा नहीं होता, हो नहीं पाएगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय, फिर आप समझौता करने लग जाएंगे। अरे कोई अंतर्राष्ट्रीय होता। 71 वार में क्या हुआ था, न्यूक्लियर शिप भेजा था अमेरिका ने, क्या हुआ? चुपचाप बैठा रहा बंगाल में, हिम्मत हुई? ऐसा नहीं होता है। जब आप आंख दिखाएंगे, अभी हाल में देखिए हिलरी क्लिंटन का एक वीडियो आ रहा है जिसमें इजराइल पे सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक हुआ तो कंसर्न दिखा रही है। क्या बोला? वी आर नॉट वरीड, हमारा टारगेट है मैक्सिमाइज सिविलियन कैजुअलिटी। देखिए, जब एक सशक्त आदमी के सामने लोग झुकते हैं, जो हमारे बिहार में कहावत है, गरीब की पत्नी सबकी बहू, सबकी चाची या सबकी भाभी, सबकी भाभी। सवाल यह है कि जब तक आप एक बहुत सशक्त छवि अपना नहीं दिखाएंगे कि ये मर्यादा का लाइन क्रॉस किए तो डंडा लगेगा। जब तक कॉस्ट ऑफ आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान के मन में ऐसा नहीं लगेगा। सुनिए, वॉर लास्ट रिसोर्ट है, उसके पहले बहुत स्टेप्स हैं, बहुत कदम है। जिस समय, एक मिनट में आपको याद दिला दूं एक छोटा सा इंसिडेंस। जिस समय राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, और इसी तरीके की हमले की बात हो रही थी, और इंटेलिजेंस इनपुट अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया अटल बिहारी वाजपेयी को कि परमाणु बम से हमला कर सकता है पाकिस्तान। कितनी बार बोल चुका हूं। परमाणु बम से हमला कर सकता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि खत्म कर देंगे, नक्शे से, मानचित्र से गायब कर देंगे। क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उसके बाद जब अमेरिका ने इंडिया के तेवर देखे थे, तो उसके बाद वो भी ढीला पड़ गया था और शांति बहाल। लेकिन समस्या ये नहीं है मेजर जनरल, समस्या ये है, इस पर कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान अगर चढ़ाई कर देगा पाकिस्तान के ऊपर तो निस्तेनाबूद नक्शे से मिटा देगा। इस दमखम में, इस ताकत में कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर से वही इंटरनेशनल प्रेशर, वही बीच में जो है कि देश आके बात कराने लगेंगे, और बात स्थिति जस की तस बनी रहेगी। आप अपना नुकसान भी कर लेंगे और आपको समझौता भी करना पड़ेगा। 10 सेकंड दीजिए। इसमें तो पहली बार है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रकार का समर्थन भारत की सरकार ने अर्जित किया है, ये सबके सामने। लेकिन चाइना भी तो आपके साथ चाइना ने भी आतंकवादी संगठन, चाइना ने निंदा जरूर करी है, लेकिन मौलाना मसूद अजहर के मुद्दे पर क्या रहेगा, इसका भी कुछ खुलासा नहीं है। वो भी नहीं करी। दूसरी एक बात कि मुझे ये बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने, विश्व का सबसे ताकतवर देश तो अमेरिका है ना अभी भी, उसने क्या कहा कि भारत जो है एक बड़े हमले की तैयारी में। बड़े हमला का मतलब केवल जाकर के बम गिराने का नहीं है। बड़े हमले से मतलब है कूटनीतिक और जो है राजनीतिक और जो है नीतिगत तरीके से फैसला लेना। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जिससे पाकिस्तान की नाक में नकेल आनी है और घुटने पर बैठना है। शोभना 10 सेकंड। शोभना, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये आर पार की लड़ाई है और इस बार जंग होना चाहिए, चाहे हमको भी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। यदि 20% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ कीजिए, लेकिन ये डेली का जो दर्द है ना कि हमारी एक बहनें और बेटियां विधवा होती, ये नहीं चलेगा। ठीक है सुरेंद्र, ये नहीं चलेगा। और 1 सेकंड, 5 सेकंड और। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक सरकार से अपील करना चाहता हूं, और भाई साहब सत्ता बीजेपी के हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये हैं सदस्य। हिंदुस्तान को चाहिए कि न्यूक्लियर पॉलिसी रिवाइज करे, नो फर्स्ट स्ट्राइक को कैंसिल करे, और राष्ट्र हित में यदि फर्स्ट स्ट्राइक करनी है तो करेगी सरकार, ये घोषित करे। ठीक है। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सुरेंद्र जी, सरकार अगर कुछ सख्त कदम उठाती है, न्यूक्लियर की धमकी लगातार परवेज मुशर्रफ दे रहे हैं न्यूक्लियर अटैक की, क्या आप सरकार के साथ खड़े हुए हैं या आप इससे कुछ दो मत या दो राय रखते हैं? निश्चित तौर पर सरकार कोई भी कदम उठाएगी, कड़ा कदम उठाएगी। निश्चित तौर पर भारत की सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी सहित पूरा देश का एक एक नागरिक, बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा हुआ है। और सच्चाई ये है कि भारत सरकार को उठाने चाहिए वो कड़े कदम उठाते हुए दिखने भी चाहिए। हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दें कि पाकिस्तान हो, उनके हुक्मरान हो, इमरान खान हो या परवेज मुशर्रफ हो, इन सब लोगों की गीदड़ भभकियों में हिंदुस्तान आने वाला नहीं है, ना पहले आया था।
पहले भी अमेरिका ने एक जंगी 7th फ्लीट भेजा था जब एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हुए थे, और वो क्या हुआ था वो भी सबके सामने है, वो सारी स्थितियां हैं। अगर हमारा नेतृत्व कड़ा है, हमारा नेतृत्व बिल्कुल पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि शांति जो है वो शक्ति के बगैर संभव नहीं है। यहां पर आपको 2 बातें बड़ी स्पष्ट करनी होंगी। नंबर 1, कड़े कदम उठाएं, उचित समय से उठाएं और उठाते हुए दिखाई दें। आप 2 बातें इस चीज को देखते हैं कि एक तरफ कह रहे विश्व जनमत हमारे साथ में, जनमत हमारे साथ में हो, अच्छी बात है। अगर जनमत हमारे साथ में भी नहीं हो तो अपने देश की सीमाओं की रक्षा, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। अगर दुनिया साथ हो तब भी और दुनिया साथ नहीं हो तब भी हमें मालूम होना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेवारी और अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। और सरकार के इस मामले में हर कदम के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला करके खड़ी हुई है। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा, अच्छी बात है। ललित जी, कश्मीरी पंडित है, आपसे जानना चाहूंगी, एटमी हमले की बात की जा रही है, कश्मीर का अपना मुद्दा है, 35 और 370 को लेकर लड़ाई चल रही है, कोई सरकार वहां पर है नहीं, शासन, राष्ट्रपति शासन चल रहा है। ऐसे में अगर जंग होती है तो आपको लगता है कि हालात मुश्किल होंगे हिंदुस्तान में भी? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आज, क्योंकि राष्ट्र का मामला है, कश्मीर कश्मीरियों का मामला खाली नहीं है, कश्मीर भारत के भविष्य का मामला है, इसलिए मैं एक भारतीय के तौर पे बोलना चाहूंगा कि जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि 70 साल के बाद शायद हिंदुस्तान के अंदर इस बात का एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान की जड़ें हिंदुस्तान और हिंदुओं के प्रति नफरत के पर आधारित है। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने मादरी वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना के साथ चले गए, 2 नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान बनाया, और वो तब से आज तक हिंदुस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है। प्रॉब्लम यह है कि जब तब से आज तक हमको मालूम था कि हमने क्या किया है, उसके बाद जब हमारी फौजें पूरे ऑक्यूपाइड पाकिस्तान कश्मीर को खाली करा सकती थी, तब हमने अपनी फौजों को रोक दिया और हम यूएनओ में चले गए। उसके बाद 1965 में कई इंपॉर्टेंट फौजी स्ट्रेटेजिक दर्रे हमने जीत लिए थे, जैसे हाजीपुर दर्रा, वो हमने नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर वापस कर दिया। मेरा सवाल यही है, अगर हम जंग के हालात में जाते हैं तो फिर वही समझौता। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, मैं किसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, 71 में भी हमने एक पाकिस्तान को 2 हिस्सों में जोड़ दिया, तोड़ दिया, और उसके बाद शिमला में हमने टेबल के ऊपर सारी जो जीत थी वो हमने वापस कर दी, क्योंकि हमने कश्मीर का उस वक्त भी समझौता नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि सारा विश्व आज की तारीख में जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है, लेकिन उसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हजारों किलोमीटर दूर 1-2 भूस्थल हमने क्रिएट होने दिए, और उसमें हिंदुस्तान का क्या योगदान नहीं था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम मान्यता नहीं देना चाहिए था शुरू से ही। अब तो गलती हो गई, ललित जी, गलती हो गई। अब उस गलती का नहीं है। अगर आपके नजरिए में वो गलती है, अगर गलती हो गई तो अब उसका क्या हाल देखते हैं? वही कहना चाहता हूं, उस गलती को रिवर्स कर देनी चाहिए। उस गलती की वजह से जो वहां पे जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अंदर कि हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये तस्वुर है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, विश्व को बताना चाहता हूं, इस्लामिज्म सिर्फ राजनीति नहीं है, एक मानसिकता नहीं है। इस्लामिज्म एक्सपेंशनिस्ट है, ये कॉलोनियलिज्म के भी आगे है, कि जब वो नजर रखते हैं ना आइडियोलॉजिकली, जमीन उनके लिए बहुत जरूरी होती है। तो कश्मीर उनके लिए वो नजर रखने से और उनके सोचने से कुछ नहीं होगा। ये तो कश्मीरी जो आम कश्मीरी है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। कश्मीर में चंद अलगाववादी नेताओं और उनके कुछ चमचों के अलावा कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। इसलिए मिलिट्री कश्मीर जहाद जो है, पाकिस्तान की जो जहाद की लड़ाई है, मिलिट्री जंग है, और उसका समाधान सिर्फ मिलिट्री तरीके से होता है। ये अफगानिस्तान में हो रहा है, सीरिया में हुआ, सोमालिया में हो रहा है, इराक में हुआ है। तो हिंदुस्तान कोई खास चीज नहीं है, और हम इसको डिले करने, जो हमारा निर्णायक उत्तर होना चाहिए, उसको डिले करने से हम अपनी एगनी, अपनी आत्मा, और आप जो कह रहे हैं 2,500 जवानों को AK-47 से लैस दिन दिहाड़े हमला होता है। अगर वो जंग नहीं तो क्या, जंग तो 30 साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अरे ललित जी, निर्णायक फैसला सिर्फ जंग है आपके लिए? जी बिल्कुल, मिलिट्री प्रॉब्लम, साथ में इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स, कश्मीर में जितने इस्लाम पाकिस्तान
नवीन चौमल जी, आपका क्या पक्ष है? क्या भारत को अब ये अपनी नीति बदलने का वक्त आ गया है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान को शुरुआत करेगा तभी हम उसका जवाब देंगे? नीति बदलने का समय आ गया है, बढ़कर आगे हमला बोलना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? जी हाँ, मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि भय बिना प्रीति न होई, और पाकिस्तान ने जिस सीमाओं का उल्लंघन किया है, तो आज हमारी सरकार ने जिस प्रकार के कड़े तेवर दिखाए हैं, तो मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री विल वॉक द टॉक। वो जो कड़क नीति अपना रहे हैं, आज कूटनीति से पूरे देश में, विश्व में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, उन्हें इकोनॉमिक मार दी है, परंतु ये वहां तक सीमित नहीं होगा। एक सैनिक कार्रवाई भी उनके ऊपर अवश्य होगी। उनका जो टेररिस्ट कैंप है, मुख्यतः उस क्षेत्र में अधिक कार्रवाई होगी ताकि टेररिज्म को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। तो हमारा लक्ष्य केंद्रित वहीं पे होगा जहां पे टेररिस्ट कैंप है, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स है, वहां पे उन्हें समूल तो करता हूं सरकार का कि हम लोग प्रतिकार नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रोएक्टिव भूमिका निभाएंगे, हम खुद से एग्रेशन करेंगे। ठीक है, आप शोभना को दिखाना पड़ेगा कि हम एक परमाणु एक्शन भी ले सकते हैं, और हम सिर्फ ऑन पेपर एक परमाणु शक्ति नहीं है। और रहा जो आज का मुख्य विषय जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि मुशर्रफ ने जो बयान दिया है कि हम 50 परमाणु बम भारत, ये बिल्कुल एक बचकाना वक्तव्य है। और विश्वास कीजिए कि ये परमाणु अस्त्र होते हैं, वो केवल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के टूल्स बन जाते हैं, उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है। शोभना, पूरी मानव जाति को नुकसान होता है। हिरोशिमा नागासाकी, आज तक बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, नहीं हो तो अच्छा है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। एक मिनट रुकिए, मेजर जनरल पाकिस्तान की बात आएगी, मेजर जनरल स्पष्ट मानना है, मेजर जनरल, ये जो परमाणु ना किया जाए, अगर जरूरत पाकिस्तान ने की तो उसका जवाब देंगे, खाली बैठे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल, ये जो परमाणु बमों की और वो जवाब चीन तक जाएगा, बीजिंग तक जाएगा। हमला हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज बीजिंग तक है। ठीक है नवीन जी एक मिनट, इतनी परमाणु बमों की बात की जा रही है कि पाकिस्तान 1 डाल देगा, हम 20 डाल देंगे, 50 डाल दो उनके ऊपर। परवेज मुशर्रफ कह रहे, बेचैनी तो साफ दिखाई दे रही है पाकिस्तानी खेमे में। लेकिन क्या परमाणु बम का इस्तेमाल इतना आसान है जंग में? अंतर्राष्ट्रीय नियम खिलाफ है इसके? कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं, बहुत आसान है। ब्रीफ केस, सूटकेस, छोटा सा ब्रीफ केस प्रधानमंत्री के पास हमेशा होता है। 1 से 1.5 मिनट का ही रिएक्शन टाइम होता है शोभना, उससे ज्यादा नहीं। उसी में खेल है। 1 प्रेस ऑफ अ बटन, कमांड कंट्रोल पूरा CNC जो है CCC एक्टिवेट हो जाता है और बस टेक ऑफ हो जाती है मिसाइल। 1-1.5 मिनट। लगातार ये आरोप लग रहा है, लगातार परवेज मुशर्रफ ने भी अपने बयान में कहा कि दोनों तरफ के जो मीडिया है वो ज्यादा हमले की बात कर रही है, सरकारों से परिपक्वता की उम्मीद की जाती है। आपको लगता है देश का मीडिया खिलाफ? बिल्कुल भाई, नहीं, पाकिस्तान कर क्या रहा है? मेरे को सवाल उठाने दीजिए। उनके लोगों की मीडिया की हालत देखिए। एक सेकंड, टमाटर के लिए भी रो रहे हैं। एक सेकंड शोभना, एक टमाटर नहीं पहुंचा उसके लिए उनकी हालत। तोबा वीडियो जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, में सब देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत क्या है। बच्चों के बल बैठ करके भीख का कटोरा भी हाथ में नहीं बचा है, कपड़े फट चुके हैं, और उसके बाद बहस कर धमकियां दे रहा है। उसकी धमकी कौन सुनने वाला? आतंक की जमीन गंभीर सवाल। पाकिस्तान लगातार घिघी उसकी बन गई है, लगातार शांति की अपील कर रहा है। मेरा सवाल सुन लीजिए, लगातार शांति की अपील कर रहा है, परमाणु बम की भी बात परवेज मुशर्रफ कर रहे हैं। अपने ही आतंकवादी संगठनों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों इतना मजबूर है? क्या सेना और ISI के सामने इतने घुटने टेक दिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने? अरे इमरान खान है क्या सोमनाथ, इसको हम लोग कितना बार चर्चा करें। राजस्थान में कठपुतली का डांस देखा है? पर्दे के पीछे धागा किसी के हाथ में, वो तो खाली ऐसे ऐसे करता है कठपुतली, जो पीछे से डायरेक्ट होता है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि ये आप अटैक की बात कर रही थी, मैं खाली एक चीज कहना चाहता हूं कि सांप कि यदि डसने से आप बचना चाहते हैं, वो आपके पड़ोस में रहता है और डेली सुबह के बाइट करता है, डेली। कभी कोई संतान मरता है, कोई मरता है, डेली का ये खेल है। क्या विकल्प है? आप अपने इस डसने से आपने कैसे बचाएंगी? सांप की मौत या सांप को अगरबत्ती दिखाएंगी, सांप को समझाएंगी? पहले दूध पिलाते रहना साहब, अब थोड़ी पिलाएंगे, तो सीधा 70 साल से। अरे सुनो, रहने दीजिए। उरी हमले के बाद, पठानकोट हमले के बाद आप तो बुला के अपने देश में जांच करा रहे हैं उनकी एजेंसियों को।
बात आप से आपसे राजनीतिक पहले- दलों ने तमाशा मैं बना के कहूंगा रख दिया तो है। तमाशा तो आप लोग बना सकते हैं, आप वो लोग ISI बना को सकते बुला हैं। के अपने देश हमने में कहा जांच ना, कराते हमने हैं तो और ढाक के देश 3 के अंदर विश्व में बताया, और आप ब्लेम करते हैं दूसरी पाकिस्तान सरकारों लगातार को। शांति चाहता है, चलिए, हम कदम फिलहाल पीछे समय नहीं की जा थोड़ी सी सकते। पाबंदी है लेकिन आप अगर सभी में कि क्या पाकिस्तान डर गया है, गीदड़ भभकी हमें दे रहा है और परमाणु बम के हमले की धमकी हमें दे रहा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट है, ललित अंबरदार जी कश्मीरी पंडित हैं, नवीन चौमाल जी सीनियर लॉयर हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, क्या इतना आसान, मेरा आपसे यही सवाल था, परमाणु हमला तो आपने कहा बहुत आसान है, लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगी कि क्या जंग ही एकमात्र उपाय है? क्या और फ्रंट से प्रेशर बनाकर पाकिस्तान को कब्जे में नहीं किया जा सकता है? जिस तरीके से अमेरिका में जब एक बार आपको याद होगा कि वर्ल्ड ट्रेड टावर उनका गिराया गया, उसके बाद आज तक कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, उन्होंने अपने को इतना सशक्त बना लिया। यहां हमें उस दिशा में काम करना होगा। जो आदमी इतिहास से नहीं सीखता है वो इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाता है। 11 पैक्ट हमने पाकिस्तान के साथ साइन किए। मैं जानना चाहता हूं 11 पैक्ट का क्या हुआ। मुशर्रफ ने खुद कहा था कि पाकिस्तान की जमीन को हम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। क्या हुआ उस वक्तव्य का? वाजपेयी जी ऐसा उदार व्यक्ति, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इतना दयालु हृदय वाला व्यक्ति जो सबको साथ लेके चलते थे, इतना बढ़िया मौका पाकिस्तान को दिया। क्या हुआ? मोदी जी राष्ट्र हित में, ये जानते हो कि पाकिस्तान को विश्वास नहीं करते, राष्ट्र हित में वो गए पाकिस्तान के साथ दोस्ती मैत्री बढ़ाने के लिए, इम्प्रॉम्प्चू विजिट किया, उस पर बहुत बवाल होता रहा है। सवाल ये होता है कि क्या हम इतिहास से सीखे नहीं हैं? इतिहास हम कितनी बार काट की हांडी कितनी बार चूल्हा पे चढ़ेगी, मेरा ये प्रश्न है। ठीक है। और एक 10 सेकंड और यदि इस बार हमने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया तो वी आर हेडिंग फॉर डिजास्टर। शोभना, लेट मी टेल यू, हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाली तारीख में हमारे जो वंशज हैं जो आएंगे वो कभी नहीं माफ करेंगे कि आपको माहौल था, अपॉर्चुनिटी था। वो तो अभी भी नहीं करेंगे। अरे करेंगे, जो इन नेताओं ने जिस हालत में पहुंचा दिया है देश को, वो तो कभी नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ियां जो है, आने वाली पीढ़ियां जो है, कैंसर को ठीक करें शोभना जी। ललित अंबरदार, कैंसर देखिए जी, ललित अंबरदार, कैंसर पाकिस्तान दोहरी लड़ाई, अगर जंग के हालात पैदा होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से दोहरी लड़ाई होगी। एक तो आतंकी उसका साथ देंगे, वो छुपकर पीछे पीठ से वार करेंगे, और दूसरी तरफ वो हमारी सेना से लड़ेगा। देखिए, ऐसा मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जंग तो हम लड़ रहे हैं, पिछले 30 साल से कश्मीर के अंदर हम जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ये जंग हम अपनी जमीन के ऊपर, अपनी ही जमीन की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए हम लड़ रहे हैं। जो भी पुलवामा की जो वारदात हुई, दिन दिहाड़े 2500 सैनिक, मिनिमम AK-47 से लेस, उनके ऊपर दिन दिहाड़े हमला होता है। 2500 सैनिक पीठ में छुप के वार करते हैं ना, हिम्मत है तो सामने से लड़े तब जवाब दिया जाएगा। कहना चाहूँ कि अगर वो वही मेरा सवाल ये है कि जंग में दोनों तरफ छुप के भी वार करेंगे और सामने से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसीलिए जो हमारी आज तक की जो नीति रही है कि हम उस जंग को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव जंग लड़ रहे हैं अपनी जमीन के ऊपर। उस जंग को हम जंग का थिएटर जो है हमें LOC के दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। जहां तक न्यूक्लियर थ्रेट की बात है, मैं समझ आपको भी पता है, सारे विश्व को मालूम है, जब से एटम बॉम्ब बना है सिर्फ एक बार डला था, उसके बाद रशिया और अमेरिका विश्व भर में कोल्ड वॉर के दौरान कितने फ्रंट्स पे लड़ते रहे, डायरेक्ट नहीं लड़ते रहे, इनडायरेक्ट वॉर होती रही उनके ऊपर, एक भी बम नहीं चला, बम अब भी नहीं चलेगा। लेकिन इसका जो थ्रेट है हमारे पर रखा गया है, इसी वजह से कारगिल के वक्त हमने एक और मौका खोया। आपको पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म है कि राइट टू परस्यू, हॉट परस्यूट, इसका मतलब कारगिल के अंदर जो घुसपैठिए थे उनको चेज करने का हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय अधिकार था, उनके अड्डे तक चेज करने का हमारा अधिकार था, चाहे वो उसका मतलब ये है कि आप किसी की बाउंड्री क्रॉस करें, दूसरे राष्ट्र में जा रहे हैं। हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, हमने एयरफोर्स को सीमित रखा अपने टेरिटरी में। मेजर जनरल वही कह रहे हैं कि इतिहास की गलतियों को दोहराएं ना, उनसे सबक लें और आगे बढ़ें। न्यूक्लियर थ्रेट की बात करना चाहता हूं, ये हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा, ये खौफ, ये डर, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तब भी हमको ये खौफ दिया गया। खौफ तो है ही नहीं, खौफ तो है ही नहीं। एकदम नक्शे से पाकिस्तान को साफ कर दिया जाएगा, ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है और विश्व समुदाय भी जानता है। डॉक्ट्रिन की बात करना चाहता हूं।
तब भी हमको ये खौफ दिया गया है। हमको खौफ नहीं अनफॉर्चुनेटली दिया, वो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स ने वाजपेयी जी को एडवाइस किया कि आप मत कीजिए, वहां से न्यूक्लियर अटैक होगा, एंड वी लॉस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई अभी 2016 में, उस वक्त हमको सोचना चाहिए, हमने सारे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सब खारिज कर दिया। क्या हुआ पाकिस्तान की तरफ से? हम उनके अंदर घुस गए, 200 किलोमीटर अंदर घुस गए, उन पर वार किया। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। प्लीज याद रखिए, पाकिस्तान को भी मालूम है, उनकी तरफ से जैसे सर कह रहे थे, उनका स्ट्रेटेजिक एम्यूनिशन है उनके पास वो बहुत बड़ी बम नहीं है, और मुझे लगता है कि वो भी खोखले होंगे क्योंकि चाइना की तरफ से आए वो। अगर उनकी तरफ से एक भी वार होगा, हमारी तरफ से नहीं होगा, और जैसे डॉक्ट्रिन है हमारा कि हम लोग पहला वार नहीं करेंगे, तो डॉक्ट्रिन है, लेकिन जब जंग पे आती है तो उस वक्त हम डॉक्ट्रिन नहीं फॉलो करते। जब हमको लगेगा करना है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, जंग होगी और जंग होनी चाहिए। जब तक कश्मीर जहां तक पाकिस्तान नहीं ले जाएंगे, उनको ब्लीड नहीं करेंगे जैसे वो 30 साल से कर रहे हैं, ये हमारा खत्म नहीं होने वाला। और हिंदुस्तान के कई इलाकों में वार्न कर रहा हूं, कश्मीर उभर के आएंगे, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत, आपसे भी ये सवाल है, और नवीन कुमार जी आपसे भी ये सवाल है, क्योंकि आप दोनों ही पार्टियां सत्ता में रही हैं। अमेरिका में एक हमला हुआ, उसके बाद आज तक कभी रिपीट नहीं हो पाया, नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने पूरे सिस्टम को। लेकिन हमारे यहां एक के बाद एक लंबी फेहरिस्त होती जा रही है। जिम्मेदारी सरकारों की है या नहीं है? पहले सुरेंद्र जी आप, फिर उसके बाद नवीन जी आप। सरकारों की जिम्मेवारी है शोभना, लेकिन साथ जी सरकारों की पूरी जिम्मेवारी है, और सरकारों को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या संयुक्त मोर्चे की सरकार हो, और बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्मेवारी है। अब यहां पर दो एक चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, भारतीय होकर के भी देखनी पड़ेंगी और नागरिक होकर के भी देखनी पड़ेंगी, कि अमेरिका की बगल में कौन है। अमेरिका को आप जाने के लिए आपको अटलांटिक पार करना पड़ता है, और हमारी बगल में टेरर का एपिक सेंटर है। हमारी बिल्कुल बगल में टेरर का एपिक सेंटर है। तो दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो कृपा करके दोनों की परिस्थितियों को एक करके राजनीतिक सरकारों की इच्छा शक्ति भी सर बिल्कुल अलग मैं अलग है। आपको दूसरी बात जो इच्छा शक्ति वहां की सरकारों में उनके अंदर है, उनके नागरिकों में है, उनमें है, वो इच्छा शक्ति की भी हमारे नेताओं में भयंकर कमी है। ये भी छुपा हुआ नहीं है किसी से। बात आगे पूरी कीजिए अपनी। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं पूरी तरीके से आपसे नाइत्तफाकी रखता हूं कि हमारे नेताओं में चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो, पहले प्रधानमंत्री से लेकर के अब तक के प्रधानमंत्री तक, हमारा कोई प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है, और न ही किसी में इच्छा शक्ति की कमी है। हमारा प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सर्वशक्तिमान है। सुन लीजिए, अब शोभना जी पूरा जवाब सुन लीजिए, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर बात उठाना सबसे आसान होता है, लेकिन जब जिस जगह पर आप बैठते हैं तो उस वक्त फैसले लेना और सम्यक रूप से होता है। हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे के लिए कुछ भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर जो भी बैठा होता है वो उस वक्त के हिसाब से सम्यक निर्णय लेता है। अब हमारी इच्छा शक्ति अगर कमजोर होती तो एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान क्यों बनते? हमारी इच्छा शक्ति अगर कम होती तो यहां से लेकर के हमने उनको लाहौर तक कैसे दौड़ाया होता? इच्छा शक्ति हमारी बड़ी मजबूत है, वो लेकर के उसको लेकर के किसी को कोई भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ठीक है ना? अब आप दूसरी बात पे आ जाइए कि ये जो परिस्थितियां हैं, हमारी बगल में जो एक आतंक का एपिक सेंटर बना दिया गया है, इसको हमें खत्म करना होगा, इसको हमें दूर करना होगा। इसके लिए हमें राजनीतिक, और रही बात जंग की, जंग का निर्णय विशेषज्ञों को लेने दीजिए, जंग का निर्णय टीवी पे मत लीजिए। हमारा एक ही निवेदन है कि जंग का निर्णय सरकार ले। मेरी अगर व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो मैं जंग के हक में ही नहीं हूं, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। एक मिनट, हाँ नवीन जी, अब नवीन जी आपकी बारी। वो विशेषज्ञ, मेरा सवाल आपसे भी वही है जहां राजपूत से सरकार यहाँ पर बैठ करके मेरे ख्याल से सुनिए, मैं आपको बताता हूं, आपको भी याद रहना चाहिए, बातें ना की जाए। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पहली बार इतने कड़े कदम लिए, इससे पहले लिए नहीं गए। चाहे 1986 में राजीव जी ने जो ये मत कहिए नवीन जी, ये मत कहिए, पहली बार हमेशा कड़े कदम लिए हैं। अब आप सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं, कहीं मत जाइए। बेशक आपने जीती हुई बाजी हारी हो, आपने 71 में सैनिकों का बलिदान भूल गए हो, लाहौर तक पहुंच गए, तो उसके बाद 2 जाम के अंदर शिमला समझौते में आपने पाकिस्तान को वापस दे दिया हो। आपको शायद नवीन कुमार जी जानकारी नहीं है कि किस परिस्थिति में वो सैनिक को
रखा गया था, जिस परिस्थिति में सैनिक वापस किए गए थे, अगर आप बेकार की तू मैंने में फंसेंगे तो मेरे ख्याल से आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है आप कश्मीर की और आप इस तरीके की उसकी बात बात सुन नहीं पा रहे हो। सैनिक 71 के वार को आप नहीं जानते हैं, 65 के वार को आप नहीं जानते हैं, आप अननेसेसरी बेतु की बातें मत कीजिए। अगर हम बेतु की बातें करने पर उतर आए तो आपने आपको बात समझ आपको पीड़ा होगी जरूर, आपने बबूला बोया है, हमारे सैनिक शहादत दे रहे हैं और इस समय शहादत देते हैं शहीदों के पास। नवीन जी एक मिनट रुकिए, नवीन जी एक मिनट, सुरेंद्र जी मेरी विनती है कि नवीन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए और नवीन जी के बाद में किसी और मेहमान का रुख नहीं करूंगी, सीधे आपके पास आऊंगी जवाब के लिए, पर साथ साथ ना बोले सर, कुछ समझ में नहीं आता है। आप अपने पॉइंट्स लिख लीजिए, नवीन जी का जवाब जैसे ही पूरा होगा मैं आपके पास आऊंगी। नवीन जी, मेरा ये कहना है, पहली बार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, भारत की सरकार जिसपे 125 करोड़ लोगों का विश्वास है, उसने कड़े कदम लिए हैं। चाहे कश्मीर के अंदर मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा 1986 में राजीव गांधी जी ने जो दिया था वो वापस लेने का काम किया हो, या फिर जो 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता था उपज के लिए और उस पानी को भी एक्स्ट्रा एक्सेस सब कुछ जाया करता था, उस सारे के सारे को रोकने का काम किया हो, ताकि जो एक्सेस पानी है सबसे पहले देश के जहां सूखा पड़ता है, विदर्भ में चाहिए, हमारे बिहार में चाहिए, पंजाब में चाहिए, जब पैदावार अच्छी हो सके वहां पे देने का काम किया हो। सेना को खुली छूट देने का काम किया हो, जिसके हाथ बांध दिए थे 2006 के अंदर जब दोबारा सरकार आई थी यूपीए फर्स्ट की, उसमें जो कानमाई के बीच में चलने वाले वाहन प्राइवेट व्हीकल, अरे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्या बात करते हैं, 40 जवान शहीद हो गए, सब कुछ बहुत 2006 के अंदर उन्होंने आते हटा लिया, आते से पहले ही हटा लिया कि प्राइवेट व्हीकल साथ जा सकते हैं। अगर वो नहीं हटाया होता तो वो कार लेकर के सीआरपीएफ के कॉन्वेंट में नहीं घुस सकता था। वो हमने फिर कहा कि सैनिकों के सम्मान के लिए वो जरूरी है, उनको बनाया जाना चाहिए। आपने सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक कभी नहीं आदेश जारी किया, भारत सरकार ने रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने नहीं लगाई थी, आपने लगाई थी कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता और ड्यूटी के लिए, उसको वापस देने का काम भी इसी सरकार ने किया, बेशक इस घटना के बाद किया हो। मैं कुछ और बात बताना चाहता हूं कि हमने पाकिस्तान से आने वाले इंपोर्ट का आयात पर जो वहां से लोग सामान खरीदते हैं उस पर 200% ड्यूटी लगाई, उससे कुछ नहीं होगा, उससे बड़ा फायदा मैं बता रहा हूं, बारूद है वो वाटर ट्रेड के थ्रू आता है, ये आप भी जानते हैं। वाटर के लिए भी कानून कुछ नहीं किया, इससे ट्रेड बढ़ाने से बैंकों के थ्रू ट्रेड नहीं होता। सरकार ने बेशक हमारे यहाँ से पाकिस्तान में जो सामान जाता है, अगर पाकिस्तान में ताकत है, अगर हिम्मत है तो टैक्स बढ़ा करके दिखाए, हमें आवश्यकता नहीं होगी बेचने की, हमारी इकोनॉमी को बेहतर सुरेंद्र राजपूत अपनी बात जल्दी खत्म कीजिएगा, फिर मैं डिफेंस एक्सपर्ट का रुख करूंगी। पूरे विश्व को एक साथ चौमल जी का भी रुख मुझे करना है दिया और आज आप उसका अपमान कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत, हाँ बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। अब कुछ बातें नवीन कुमार जी ने चूंकि इस चर्चा को राजनीतिक चर्चा बना दिया तो मेरे को जवाब देना आवश्यक है। जो हाँ जी, जो दो चीजें हैं, नंबर 1 71 का वार और 65 के वार को जो लोग नहीं जानते हैं वो आज की डेट में खाम की बात कर रहे हैं। अगर एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करना आधी जंग रहित बनाया है पाकिस्तान, तो लोगों का क्या नाम, अगर मानसिक संतुलन ऐसा है तो भगवान इनका भला करे। नंबर 1। नंबर दो मैं आपको बताऊं, जो नदियों का पानी कड़े कदम की बात कर रहे हैं, तो कल श्री जो भी क्या नाम है उनका, नितिन गडकरी जी का बयान कर लीजिए। नितिन गडकरी अपने ही बयान से पलट गए हैं और नितिन गडकरी ने कहा हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया और आधिकारिक बयान दिया है, जाकर के सुन ले नवीन कुमार जी जितना उछल रहे हैं आप इस लोग बंदरों की तरीके से। तीसरी बात आपको बताओ, सेना को जो खुली छूट देने की बात है, तो सेना को खुली छूट हम पहले से दे चुके हैं। पानी वाले बयान को नितिन गडकरी का जाके सुन लीजिए, नवीन कुमार जी खामखा की बात बंद कर दिया। तीसरी बात आप सुन लीजिए, प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर के हमने तो कश्मीर की शांति व्यवस्था के लिए जो काम भी करने थे किए, लेकिन 2014 के बाद तो हमारी सरकार, आप ही ने पीडीपी की सरकार बनाई थी, आप ही ने पीडीपी की सरकार बनाई थी और आपने अगर उसको वो ठीक नहीं कर सकते हैं और आप सारे अलगाववादियों से वापस ले रहे हैं। ठीक है हमने नवीन चौमाल जी आप चर्चा सुन ही रहे होंगे, तो उसमें तो हमारी सबको पता है वहां जाकर के आप मोदी सरकार को हराने के लिए आपके नेता खड़े होते हैं और पाकिस्तान आर्मी से अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। नवीन चौमाल जी आप चर्चा सुन ही रहे होंगे, ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक हो चुका है।
आप भी अपनी राय दीजिए कि हम जस के तस बने हुए हैं, दूसरे देशों के ऊपर हमला होता है, रिपीट नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में एक के बाद एक होते रहते हैं हमले, हम सबक सिखाते रहते हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी दावे सरकारें करते रहती है इसकी जस की तस। चैनल पर नवीन चौमाल, आपसे बड़ा झूठा कोई है नहीं यार, आपकी पार्टी देखिए शोभना जी, झूठे भी है, शोभना जी, गद्दार भी है भारतीय जनता पार्टी वाले। अब आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नवीन चौमाल जी, नवीन चौमाल, सुनिए शोभना, पहली बात शोभना जी, देखिए मैं, देखिए नवीन जी मुझे बोलने दीजिए। झूठ भी बोलते हैं, मक्कारी भी करते हैं। ठाकुर जी आपसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है। अरे आप लोग पहली बहस में इस तरीके के, भाई दोनों का माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। आपके नेता झूठ की मैं पीसीआर से बोलूंगी दोनों का माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं पहली बहस में आपको नहीं करने दूंगी। बोलिए नवीन चौमाल जी। गलत बात नहीं नवीन जी, कोई भाषा की मर्यादा नहीं। शोभना जी रुक जाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं स्टूडियो में हूँ। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, परंतु सिन्हा जी भी यहाँ पे मानेंगे कि जो कांग्रेस के प्रवर्तक है सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी अलग है और भारत का जो एपिसेंटर टेररिज्म है वो भारत के निकट में है और चाइना उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है, तो भारत की कठिनाइयां काफी अलग है। तो मैं सुरेंद्र जी का काफी सम्मान करता हूं कि उन्होंने ये मौजूद सरकार के भी उन्होंने सकारात्मक भूमिका दिखाई उनकी तरफ, और इसी प्रकार की बहस होनी चाहिए और हमें कहीं राजनीतिक बहस में जाना नहीं चाहिए। तो जिस प्रकार सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि इस सरकार का जो निर्णय लेने की जो कठिनाइयां हैं वो सरकार ही जानती है, परंतु एक विश्वास कीजिए और आपके माध्यम से पूरे समाज को और जनता को मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार और पिछली सरकार में कुछ फर्क है। ये सरकार एक लोग फैसले लेने के लिए काबिल है, बीजेपी के समर्थक है तो आप अच्छा ही अच्छा दिखाएंगे। और हमें नहीं, आप ही को बता दो, देश की जनता से पूछ के जन्म से हम तो देश की जनता जानती है अगर मोदी से बड़ा तो कोई डिसीजन लेने में है ही 24/7 काम करने वाला व्यक्ति, पाकिस्तान को घुटने के बल बैठा के उनके हलक से जबान निकाल देने की ताकत रखने वाला, ठीक है ललित 800 करोड़ लोगों का सम्मान स्वाभिमान साथ में और उसी के लिए लड़ रहे हैं। आप बार बार एक इम्पोर्टेंट इश्यू उठा रही हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका की जमीन के हमारे पड़ोसी तो मिले ही आतंकवादी है साहब, हमारे तो दुश्मनी। अरे बोलने तो दीजिए, अब कोई सवाल का जवाब वो देना चाह रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। तो वहाँ पे 9/11 के बाद अमेरिका पे कोई हमला नहीं हुआ, ये बहुत सही है। क्यों, क्या किया उन्होंने? एक होमलैंड सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी का उन्होंने बिल्कुल पुख्ता कर दिया। दूसरा, उन्होंने अफगानिस्तान जो वो समझते थे कि सोर्स था उस हमले का, उन्होंने लगभग उसको मिट्टी और पत्थरों वाला देश बना दिया। ऐसा उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। 10 साल से वो 10-12 साल हो गए, तब ये वो जाने के तब उनको अमेरिका को इंटरेस्ट था अफगानिस्तान को बर्बाद करना। विश्व को सर एक बार मैं कंप्लीट करूं सर, एक मैं बोलूं सर, ये कोई राजनीतिक नहीं, बात तो सही जानी चाहिए। अमेरिका के पड़ोसी में कोई देश ऐसा नहीं है जो उसका मित्र देश, पड़ोसी देश आतंकवाद का फैक्ट्री हो। हमारा पड़ोसी देश आतंक की फैक्ट्री है, हमारा पड़ोसी देश। सर मैं आपसे बहुत, आप बोल रहे हैं पार्टी की तरफ से, आप मुझे बताइए ये आपको 4 साल लगे, इसका एहसास आपको 4 साल हो गए सर, आपको 4 साल लगे आपको सोचने के लिए। सब कुछ आपने महबूबा के साथ सरेंडर कर दिया श्रीनगर के अंदर, आपने सारा सरेंडर कर दिया कश्मीर के अंदर। आज कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो है वो फैल गया है क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया अपना। वो सुनिए, 3 महीने बचे हुए हैं, अपना प्रायश्चित कीजिए। नरेंद्र मोदी को मिसगाइड मत कीजिए कि आपने जो कुछ किया कश्मीर में ठीक किया, वो राजनीतिक ब्लंडर था। नरेंद्र मोदी की छवि को हानि मत आने दीजिए। आप बार बार उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। कश्मीर के अंदर बीजेपी ने ब्लंडर किया, उसका प्रायश्चित करने का एक ही तरीका है कि 335A और 317 हटा दिया जाए। 2 महीने बचे हुए और पाकिस्तान को जंग का जवाब जंग के द्वारा देना चाहिए। चलिए 9/11 की बात कर रहा था मैम। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास इतना ही समय है पहली बहस में, और बहस क्योंकि हो नहीं रही है, लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करूंगी। आप सभी